अस्सलाम वालेकुम, सितारों के सफ़र पर खुश आमदीद। आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि अप्रैल का महीना आपके लिए कैसा रहेगा। हम बात करेंगे आपके करियर को लेके कि करियर आपका कैसे अपलिफ्ट हो सकता है, कौन सी अपॉर्चुनिटीज़ हैं, कहाँ पे किन डिसीजंस को आपने रिकंसिडर करना है ताकि आप इस मंथ से मैक्सिमम फ़ायदा उठा सकें। सिमिलरली हम आपकी लव लाइफ़, आपकी मैरिड लाइफ़, सिंगल्स के बारे में बात करेंगे। इसके अलावा आपकी हेल्थ के बारे में भी बात करेंगे, कहाँ पे आपको अपॉर्चुनिटीज़ मिल सकती हैं, कहाँ पे रिकंसिडर करने की ज़रूरत है, कौन से दिन आप लोगों के लिए फ़ेवर में होंगे, मून की पोज़ीशंस को एनालाइज़ करेंगे यहाँ पे। इसके अलावा किन दिनों में आपको थोड़ा-सा एहतियात करना चाहिए या आपकी जो मीटिंग्स वगैरह हैं या कुछ भी एक्स वाई ज़ेड आप लोगों के इम्पोर्टेंट काम हैं, उन दिनों में आप लोग उसको डिले कर दें ताकि आप लोगों के लिए काम आसानी से होना शुरू हो जाएँ। तो इन सारी चीज़ों को हम देखेंगे, लेकिन उससे पहले मैं आपको 2 चीज़ें बता दूँ कि जिन लोगों को अपना मून साइन नहीं पता, वो कमेंट में अपनी ओरिजिनल डेट ऑफ बर्थ लिखें। और जब तक आपको सितारों के सफ़र से मैसेज ना आए, आप लोगों ने इस चीज़ पे बिलीव नहीं करना कि कौन आपको क्या मून साइन बता रहा है। मून साइन आपको सितारों के सफ़र से मैसेज आएगा कि आपका ये मून साइन है, उसी को आपने उसी से रिलेटेड आप लोगों ने रीडिंग्स देखनी है। इसके अलावा जो लोग अपनी कुंडली या ज़ाइचे का डिटेल्ड एनालिसिस करवाना चाहते हैं, उनके सामने व्हाट्सएप का नंबर आ रहा होगा स्क्रीन पर, आप लोग व्हाट्सएप पर मैसेज करके अपना अपॉइंटमेंट हासिल कर सकते हैं। और जैसे मैंने आपको बताया था कि हम लोग लाइव आएंगे, तो जिन लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया हुआ काइंडली सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आप लोग कमेंट कर सकें। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं और देखते हैं, अगर आपका मून साइन और लगना सजिटेरियस है यानी कि धनु राशि है, यानी कि बुर्ज कॉस है, तो मून की जो मूवमेंट होगी आपके लिए, जो फेवरेबल डेज होंगे पॉजिटिव कह लें, तो वो 8 ऑफ अप्रैल होगा, 21 ऑफ अप्रैल होगा। ये आपकी क्रिएटिविटी और सोशल नेटवर्किंग के लिए बहुत अच्छे दिन होंगे और आप लोग कोई भी काम इन दिनों में इनिशिएट कर सकते हैं। लेकिन जिन दिनों में बहुत एहतियात की ज़रूरत है वो 5th 13 टू 15 ऑफ अप्रैल, 17 टू 19 ऑफ अप्रैल एंड 25 ऑफ अप्रैल, इन दिनों में आपको ख्याल रखना है। इसकी बहुत बड़ी वजह ये है कि आप लोग हैं ढैया में। तो अब ढैया का जो इंटेंस मोमेंट है वो स्टार्ट हो चुका है आपके लिए। तो आपको दिन ब दिन फील भी हो रहा होगा कि चीज़ें टूट रही हैं, चीज़ें बिखर रही हैं। बिल्कुल वैसे ही जब आप साढ़े साथी के लास्ट फेज़ में थे 2020 में, तो वहाँ पे भी 2020 के बाद आपका 22 तक बहुत कोई अच्छा पीरियड नहीं था। तो यहाँ पे भी आपको अभी थोड़ा-सा क्रिटिकल मोमेंट है, तो आपको फेस करना पड़ेगा, लेकिन ये आपको बिल्ड अप करेगा, बिल्कुल तोड़ेगा नहीं। तो यहाँ पे बात करते हैं आपके करियर, बिजनेस और फाइनेंस की। तो करियर के लिए अप्रैल आपको मिक्स रिजल्ट दे रहा है। 10th हाउस आपका विर्गो है, इसमें कोई प्लैनेट डायरेक्टली तो नहीं बैठा हुआ, लेकिन डायरेक्टली यहाँ पे सैटर्न की जो 7th एस्पेक्ट है, यानी जिसको नज़र भी कहते हैं, दृष्टि भी कहते हैं, तो वो इस पे पड़ रही है। साथ ही सैटर्न के सन बैठा हुआ है जो कि ऑलमोस्ट सेम डिग्रीज पर है। पिछले 3-4 दिन भी आप लोगों ने देखा होगा, अजीब सी एक मूड स्विंग्स आपको देखने को मिले होंगे, बहुत अजीब सी सिचुएशन होगी, एक बिल्कुल आप ये कह लीजिए कि मायूसी वाली सिचुएशंस होंगी। तो यहाँ पे आपको जो 7th एस्पेक्ट से 10th हाउस को देखा जा रहा है, तो वो आपके करियर वाइज थोड़ी सी प्रॉब्लम्स क्रिएट कर रहा है। यानी ऑफिस सेटिंग्स में आपको लड़ाई झगड़े भी देखने को मिल रहे होंगे, हार्शनेस भी देखने को मिल रही होगी, और सुपीरियर्स की आपके ऊपर बहुत ज़्यादा नज़र होगी। आपको जो आपका ड्यू रिस्पेक्ट है या आपको जो पोजीशन देनी चाहिए, उसमें भी आपको हासिल करने में बहुत ज़्यादा मुश्किलात देखने को मिल रही होंगी। और इसी की वजह से आपकी घर की लाइफ भी डिस्टर्ब हो रही होगी, क्योंकि सैटर्न डायरेक्टली आपके 4th हाउस में बैठा हुआ है। और 15th ऑफ अप्रैल को जब सन यहाँ से ट्रांजिट करेगा, तो आपके लिए थोड़े से ईगोइस्टिक इश्यूज जो हैं वो रिजॉल्व होंगे। लेकिन वहाँ पे मार्स जो है वो ट्रांजिट कर चुका होगा, सैटर्न के साथ होगा। तो मार्स की जो नज़रात हैं और सैटर्न के साथ जो कंजंक्शन होगी, ये जो कॉम्बिनेशन होगा, ये आपको घर की लाइफ में बैलेंस बनाने में और प्रोफेशनल प्रेशर में बहुत ज़्यादा एक सबक वाली सिचुएशंस क्रिएट करेगा, कि बहुत ज़्यादा सबक देगा। आपको मेंटेन करना पड़ेगा घर की लाइफ भी, आपके प्रोफेशनल लाइफ भी, आपका रिलेशनशिप भी, क्योंकि रिलेशनशिप पे मार्स 4th एस्पेक्ट से बिल्कुल एक क्योटिक सिचुएशन क्रिएट करेगा। मार्स स्पाइसेस में आएगा, कंजंक्शन करेगा, तो ये क्रिएटिविटी और प्रॉब्लम सॉल्विंग में आपको एक पुश देगा। लेकिन इम्पल्सिव डिसीजंस जो हैं वो फाइनेंशियल इम्पैक्ट क्रिएट कर सकते हैं आपके लिए, तो आपने इम्पल्सिवली एक्शंस नहीं लेने, स्पेशली आपकी जो स्पेकुलेटिव इन्वेस्टमेंट्स हैं उनसे रिलेटेड। यहाँ पे आगे बात करते हैं कि जुपिटर की जो 7वीं और 9th एस्पेक्ट है, वो आपको प्रोफेशनल और एजुकेशनल परस्यूट्स में एक लक भी दे रही है, सपोर्ट भी दे रहा है। इसके अलावा जो 5th हाउस है आपका एरीज है, उसमें वीनस है और ट्रांजिट करेगा सन यहाँ पे मिड मंथ में। तो क्रिएटिव इनकम्स देखने को मिल सकती हैं,
और स्टॉक से रिलेटेड भी आपको पैसा हासिल हो सकता है, स्पेकुलेटिव इन्वेस्टमेंट से भी आपके लिए अपॉर्चुनिटीज़ क्रिएट होंगी। लेकिन 15 से 21 अप्रैल के बीच में इम्पल्सिव रिस्क जो है वो आप लोगों ने अवॉइड करना है। राहु की जो 5वीं नज़र है वो जुपिटर पर पड़ती है, जेमिनी में बैठा है, और मार्स की जो चौथी एस्पेक्ट है वो भी वहीं पड़ती है। ये कॉन्फिडेंस का एक समझ लीजिए कि वार्निंग आपको मिलेगा। मंथ के एंड तक 30th ऑफ अप्रैल पर मार्स और मरकरी की जो प्लानिटरी पोजीशंस होंगी वो थोड़ी सी स्टेबलाइज होंगी, तो आपको क्लैरिटी मिलेगी, स्ट्रैटेजिक प्लानिंग देखने को मिलेगी, और डिसिप्लिन इन्वेस्टमेंट्स का आपके लिए टाइम होगा। अगर आप लोग इम्पल्सिव इन्वेस्ट करेंगे तो वो आपके लिए अब नुकसानदेह होगा। अब यहाँ पे एक छोटा सा आपको हिंट देता हूँ कि ढैया किस तरह से तंग करती है, डिस्टर्ब करती है इंसान को। तो आप लोग दुबई को देखिए। आज से 2 साल पहले तक, 1 साल पहले तक, या 6 महीने पहले तक किसी ने सोचा भी नहीं होगा कि दुबई के साथ ऐसे हालात होंगे। हालांकि हम तो प्लानिटरी पोजीशंस देख रहे थे कि क्या हो सकता है, क्या नहीं हो सकता। तो हम आपको डिटेल में समझाएंगे, एक चार्ट लेके बैठेंगे, आपको प्रोडिक्शंस भी देंगे कि दुबई के साथ आगे क्या होगा, कि वो स्टेबल हो पाएगा या नहीं हो पाएगा। तो हम इस पर प्रॉपर आपको बताएंगे, कुंडली लेके आपको बताएंगे। यहाँ पे आगे बढ़ते हैं आपकी कुंडली पे, तो लव और रिलेशनशिप्स की बात करते हैं। तो 5th हाउस जो है वो आपका एरीज है, आपका जो रोमांस का घर है, और वीनस यहाँ पे है, और सन इसके साथ अलाइन होगा, कंजंक्ट करेगा। तो एक रोमांटिक एनर्जी यहाँ पे क्रिएट होगी। लेकिन मार्स और सैटर्न की जो आपके 4th हाउस में कंजंक्शन है, ये इमोशनल अप्स एंड डाउन्स आपको देगा। आपको हार्शनेस भी देगा, कोल्डनेस भी देगा। आपको आपकी फैमिली में वालदा के साथ यानी मदर के साथ बहुत ज़्यादा अप्स एंड डाउन्स देखने को मिलेंगे। वालदा की सेहत आपकी भी डिस्टर्ब हो सकती है। इसके अलावा रिलेशनशिप में आपको सब्र और अंडरस्टैंडिंग बहुत ज़रूरी रहेंगी। इम्पल्सिव आर्ग्यूमेंट्स आप लोगों ने अवॉइड करने हैं। 7th हाउस आपका जेमिनी है, इसमें जुपिटर बैठा हुआ है, तो ये आपके लिए सपोर्टिव है, आपको यहाँ पे सपोर्ट कर जाएगा, जो पार्टनरशिप और बिजनेस कोलैबोरेशंस को भी स्टेबलाइज करेगा। मून के जो फेजेस होंगे, तो 15 से 19 अप्रैल जो होगा वो बहुत इमोशनल बॉन्डिंग के लिए थोड़ा सा चैलेंजिंग कंसिडर होगा आपके लिए। लेकिन 21 अप्रैल के बाद आपको क्लैरिटी भी मिलेगी और आपकी अंडरस्टैंडिंग भी स्ट्रांग होगी। सिंगल लोग जो हैं, इंट्रोस्पेक्शन का टाइम है आप लोगों के लिए, सेल्फ अवेयरनेस का टाइम है। उसी के थ्रू आपको नई अपॉर्चुनिटीज़ मिलेंगी, आपको आपका पार्टनर मिल सकता है। तो इन ऑप्शंस को एक्सप्लोर ज़रूर कीजिएगा। लेकिन केतु का इन्फ्लुएंस भी है, तो ये आपको पास्ट पैटर्न से डिटैच करने के भी चांसेस देगा। यानी जो आपका एक पुराना रिलेशनशिप था, एक्स था या एक्स थी, तो वहाँ से भी आपको डिटैच करने का एक चांस देगा, जो कि आपने अवेल करना है। अगर आप उसके साथ स्टिक रहे तो ये एक ज़िंदगी भर का गम आपके पीछे लगा रहेगा। आगे बात करते हैं आपकी हेल्थ की। तो 6th हाउस आपका टॉरस है, इस पे सैटर्न की जो है 3rd एस्पेक्ट है, तीसरी नज़र है, और यहाँ पे इम्यूनिटी जो है ये इतनी स्टेबलाइज नहीं होगी। तो मार्स और सैटर्न जो हैं ये एक साथ कंजंक्शन में जैसे ही आएंगे, और मून के फेजेस जब एक्टिव होंगे, हैवी डेज एक्टिव होंगे, तो स्लीप डिस्टर्बेंस आपको देखने को मिलेगी। 15 अप्रैल और 25 अप्रैल के बीच में आपको मेंटल फटीग और ओवर थिंकिंग बहुत ज़्यादा रहेगी। साथ ही साथ आपको मैदे से रिलेटेड इश्यूज देखने को मिल सकते हैं, कॉन्स्टिपेशन वगैरह। बोन से रिलेटेड यानी हड्डियों से रिलेटेड इश्यूज आ सकते हैं। आंखों से रिलेटेड, स्किन से रिलेटेड आ सकते हैं। आपको यहाँ पे बहुत केयर करना होगा अपनी हेल्थ का, क्योंकि ढैया में जब आपकी हेल्थ ट्रिगर करती है तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा इश्यूज क्रिएट होते हैं, और ये आपको एक लॉन्ग टर्म में ले जाती है, क्रॉनिक डिजीजेज में कन्वर्ट हो जाती है। 4th हाउस जैसे आपका, मैंने आपको बताया कि पाइसिस है, उसमें सैटर्न बैठा है, ढैया का टाइम पीरियड है, और 12th हाउस आपका स्कॉर्पियो है। तो यहाँ पे प्लानिटरी जो प्रेशर है, ये इमोशनल अप्स एंड डाउन आपको बहुत देगी, स्लीप साइकिल आपका इम्पैक्ट करेगी। हाइड्रेशन प्रॉपर रखिए, रेस्ट और माइंडफुल एक्सरसाइजेस कीजिए, इसका पीरियड है और ये बहुत ज़रूरी है आपके लिए। तो आगे बढ़ते हैं, आपके चैलेंजेस और अपॉर्चुनिटीज़ की बात करते हैं। तो इस महीने क्या अपॉर्चुनिटीज़ हैं, क्या चैलेंजेस हैं। तो इमोशनल स्ट्रेस और इम्पल्सिव रिएक्शन, ये सबसे बड़ा चैलेंज है आपके लिए, क्योंकि मार्स, सैटर्न और सन का जो कॉम्बो है, और मून जब यहाँ पे ट्रांजिट करेगा, तो ये आपको बहुत ज़्यादा इमोशनल स्ट्रेस भी देगा। यानी ऐसी सिचुएशंस भी क्रिएट कर सकता है कि आप दिन में भी बैठ के मेडिसिन खा रहे हों नींद की। तो ये ऐसी सिचुएशंस क्रिएट कर सकता है, मेंटल लेवल को बहुत एक्सट्रीम वे पे एक्टिव कर सकता है। इसके अलावा करियर डिलेज और डिटैचमेंट यहाँ पे देखने को मिल सकती हैं, क्योंकि केतु जो है वो आपके 9th हाउस में बैठा है, लेकिन जो 10th हाउस पे एस्पेक्ट दे रहा है, सैटर्न दे रहा है, आपका मार्स देगा। तो ये आपको डिलेज भी दे सकते हैं, डिटैचमेंट भी दे सकते हैं, एक हार्शनेस वाली फीलिंग्स भी दे सकते हैं। यानी डिटैचमेंट आप इस सेंस में कह लीजिए कि कोल्डनेस फील होगी आपको, कि आपको काम करने का दिल ही नहीं करेगा, लोगों के रवैयों से आपका दिल ही भर जाएगा। तो ये वाली सिचुएशन यहाँ पे आपके लिए चैलेंजिंग होगी।
स्पेकुलेटिव फाइनेंशियल जो रिस्क है वो यहाँ पे बहुत ज़्यादा आ जाता है, क्योंकि आपका फिफ्थ हाउस जो है वो एक्टिव होगा, यहाँ पे सन आएगा, लेकिन वीनस जो है वो आपको यहाँ पे बैलेंस करने में मदद करेगा। लेकिन थर्ड हाउस में बैठा जो राहु है वो आपकी कम्युनिकेशन को ख़राब कर सकता है, तो थोड़ा सा आपको एहतियात करना है कि आपने बहुत ज़्यादा ओवर कॉन्फिडेंट नहीं होना। अपॉर्चुनिटीज़ की बात करें तो जुपिटर की जो सातवीं और नाइन्थ जो एस्पेक्ट है ये आपको लक और गाइडेंस दोनों देगी, और मंथ के एंड तक आपकी क्रिएटिविटी और स्ट्रैटेजिक क्लैरिटी आपको मिलना शुरू हो जाएगी। लर्निंग का फेज़ है आप लोगों के लिए, पर्सनल ग्रोथ का फेज़ है, उसका पोटेंशियल बहुत हाई है, लेकिन समझना होगा कि सही डायरेक्शन में आपको काम करना है। आगे बढ़ते हैं आपकी रेमेडीज़ की तरफ। तो रोज़ाना 10 से 15 मिनट आप अपने लिए टाइम निकालें, जर्नलिंग कीजिए, सेल्फ रिफ्लेक्शन को दीजिए, ये आपके लिए बेहतरीन रेमेडी है। इसके अलावा माइंडफुलनेस और मेडिटेशंस कीजिए, ये आपका स्ट्रेस मैनेज करने में आपको बहुत हेल्प आउट करेगा। इसके अलावा हाइड्रेशन और प्रॉपर स्लीप को मेंटेन कीजिए, अपना स्लीप साइकिल मेंटेन कीजिए। नींद नहीं आ रही, वॉक वगैरह कीजिए, ग्राउंडिंग प्रैक्टिसेस कीजिए ताकि माइंड काम हो आपका, तो आपको नींद भी आएगी। और एक चीज़ आपको मैं बता दूं कि एक बहुत बेहतरीन रेमेडी है कि हफ्ते में एक दिन आप किसी ज़रूरतमंद को खाना खिलाएं, सदका करें, दान करें, ये सबसे बेहतरीन रेमेडी है। और खाना उस क्वालिटी का हो जो आप खुद खाना पसंद करते हैं। इसके अलावा डिसीजंस जो हैं उनको बहुत जल्दबाजी में ना लें, थोड़ा सा पॉज लें, रिफ्लेक्ट करें, समझें कि क्या आपके लिए बेहतर है क्या नहीं है, फिर डिसीजंस लें। प्रोफेशनल्स की एडवाइस लें, समझें चीज़ों को कि जिन लोगों का उस फील्ड में तजुर्बा है उनसे आप लोग एडवाइस लें, फिर अपने डिसीजंस को इम्प्लीमेंट करें, तो ये आपके हक में काम करना शुरू हो जाएंगे। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी और हमने सही गाइड किया होगा आपको। अगर आप लोग ये समझते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर कीजिएगा। मुझे दीजिए यहाँ से इजाज़त, मिलते हैं अगली वीडियो में सितारों के सफ़र पर।